अच्छा भाई, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक मेमोरी वाले पार्ट को। ठीक है। और डायनेमिक मेमोरी की अगर हम बात करें तो हमें एक शॉर्ट सा ठीक है अब लेना पड़ेगा मेमोरी सेल्फ के ऊपर। मेमोरी जो हमारी सेल्फ है, दैट इज़ मेजरली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। रजिस्टर्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन इट्स मेजरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच आर योर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एंड रीड ओनली मेमोरी रोम। अभी हम लोग सिर्फ रैम से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है। रैम मेजरली स्टोर्स योर प्रोग्राम्स, जहाँ तक आप लोगों को याद होगा प्रोग्राम्स वगैरह स्टोर करती है। लेकिन एक मेजर मिसकंसेप्शन ये होती है कि रैम आपका जो हाई लेवल कोड होता है उसको डायरेक्टली स्टोर करती है। ऐसा नहीं होता। ठीक है। कंपाइलर जब आपका कोड एग्जीक्यूट करता है तो वो उसको मशीन कोड में जो कन्वर्ट करता है, वो मशीन कोड आपका रैम में स्टोर होता है। ठीक है। नॉट इवन द असेंबली लैंग्वेज कोड। ठीक है। वो भी नहीं स्टोर होता आपकी रैम में। ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी आपकी आपकी रैम में स्टोर होती है। ठीक है। वो होती है आपकी मेमोरी, जो आपने वेरिएबल्स वगैरह को दी है, आपने किसी इंटीजर वेरिएबल को दी है, किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को दी है, किसी कैरेक्टर वेरिएबल को दी है, एरेज वगैरह को दी है। वो सारी मेमोरी आपकी स्टोर होती है स्टैक पे। ठीक है। इन योर स्टैक। ठीक है। और ये जो मेमोरी जो स्टैक पे स्टोर्ड होती है, ठीक है, जब आप कोड अपना लिख रहे होते हो, ठीक है, एट द पॉइंट व्हेन यू राइटिंग इट, ठीक है, और जब नो इश्यूज फाउंड आ रहे होते हैं, ठीक है, उसी टाइम आपका कंपाइलर डिटरमिन कर लेता है कि कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है किस किस ऑर्डर में ऑन योर स्टैक। ठीक है। आपने एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट, ठीक है, इंट एक्स, ठीक है, और फिर आपने दोबारा कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया 4y। तो आपका कंपाइलर कुछ इस तरह से सोचेगा कि लेट्स सपोज पहले इंट एक्स आ रहा है, तो एक्स जो है वो इंटीजर है। अब इंटीजर की 4 बाइट्स होती हैं यूजुअली। ठीक है। ज़्यादातर मतलब इस तरह ही होता है। ठीक है। कंपाइलर्स पे एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। और फिर आपके करेक्टर वाई आ रहा है। ठीक है। अब करेक्टर की 1 बाइट होती है, तो 1 बाइट। इसके बाद ये स्टैक पे मेमोरी डाल दी करेक्टर के लिए। जो मशीन कोड होता है, दे आर जस्ट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। उन इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको कुछ मेमोरी भी चाहिए होगी। वो मेमोरी अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपका कोड नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारी रैम की, तो उसकी मेमोरी इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द मेमोरी एरिया, ठीक है, जब हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं तो इट्स नॉट डिवाइडेड इनटू टू, बट इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है। इनमें आपका मशीन कोड आ जाता है, ऑफ कोर्स, योर स्टैक, एंड देन देयर इज द अनोनिमस थिंग फॉर यू, द हीप। ठीक है। अब हीप क्या है? हीप इज द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इसमें ज़्यादा डेल्व करने से पहले मैं आपसे एक कोडिंग क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। और उसका जब आप मुझे कंफ्यूज होके कहेंगे कि हमें जवाब नहीं पता, तो फिर मैं इसके ऊपर वापस आऊँगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ, जैसे इंट एक्स, इंट वाई, 4c। ठीक है। मैंने 3 वेरिएबल्स बना दिए। इंटीजर एक्स सबसे पहले जाएगा आपके स्टैक पे, 4 बाइट्स ले लेगा। फिर इंटीजर वाई आएगा, वो स्टैक पे चला जाएगा, वो 4 बाइट्स ले लेगा। फिर सबसे ऊपर आपके स्टैक के आ जाएगा आपका 4z, करेक्टर z। ठीक है। स्टैक पे चीज़ें इस तरह चलती हैं जिस तरह आप सबसे नीचे जो सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद उससे अगला, फिर सबसे जो लास्ट में आता है वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है। जिस तरह आप किताबें रखते हो किसी शेल्फ पे। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, ये आपकी मेमोरी स्टैक पे गई, नो इश्यूज फाउंड आए, ठीक है, तब गई। ठीक है। कि मैंने बताया था कि कंपाइलर जब नो इश्यूज फाउंड आते हैं वो तब आपको बताया था कि भाई स्टैक पे इतनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। ठीक है। प्रोग्राम रन होने से पहले आपकी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी में पता होता है कि इतनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी इस वक्त स्टैक।
और ये मेमोरी डीएलोकेट भी अपने आप ही हो जाती है, मतलब कि मेमोरी जो दी गई जाती है ना स्टैक पे, ये स्टैक पे सारी उम्र नहीं रहती। ये जब आपका प्रोग्राम रन होना ख़त्म होता है तब ये स्टैक से उतर जाती है। ठीक है, जैसे मैंने इसको अगर ग्लोबल बनाया हुआ, तो ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपके स्टैक से उतरेगी। ठीक है, प्रोग्राम कब ख़त्म होगा? जब आप रिटर्न ज़ीरो और फिर ये वाली लाइन। ठीक है, वैसे कोई फंक्शन होगा ना, जैसे मैं कहता हूँ यही फंक्शन, ठीक है, मेन का फंक्शन हो गया, या कोई वॉइड एबीसी हो गया। ठीक है, वॉइड एबीसी मैंने बना दिया एक, और उसको मैंने कहा कि एबीडी हो गया गलती से, और इसमें मैंने ये डाल दिए। तो जब ये आएगा ना, ठीक है, स्कोप वाला, स्कोप मतलब ख़त्म करने वाला, ठीक है, तो ये आपके अपने आप ही, मतलब कि जो मेमोरी है ना, इंट एक्स, इंट वाई और चार्ज दी की, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा भाई, तो मैं इस तरह कर दूँ, ठीक है, इसके अंदर एक और इस तरह कर्ली ब्रेसेस कर दूँ, तो अब स्कोप इनका इंट एक्स इंट वाई और चार्ज ई का इसके अंदर रह गया। मतलब कि इस लाइन के ख़त्म होते ही आपकी ये सारी चीज़ें स्टैक से उतर जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको, आपका कंपाइलर जो होता है वो आपको, आपकी जो स्टैक वगैरह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है उसको पहले से ही बता के रखता है कि यहाँ यहाँ पे मेमोरी देनी है, यहाँ यहाँ से छीन लेनी है, इस तरह की होता है। और इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे होते, सब कुछ बैक एंड पे हो रहा होता है। ठीक है, और ये चीज़ थी एक। ठीक है, अब एक हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो बात हमें पता लग गई, लेकिन अब जो डायनेमिक मेमोरी है, हीप है, उसका क्या? मैं कहता हूँ भाई एक यूज़ केस ये है, सॉरी सॉरी, एक यूज़ केस ये है कि मैं इंटीजर बनाता हूँ एरे, और उसके 5 एलिमेंट्स बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसकी जगह 5 एलिमेंट्स की जगह मेरा मूव नहीं हो रहा, मैं यूज़र इनपुट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई एक मैं इंट यूज़र इनपुट बना देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि सीन यूज़र इनपुट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है, ऐसा क्या एरर क्यों आ रहा है? भाई ये जो यूज़र इनपुट है ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू नहीं मतलब कि आप यूज़र से ले रहे हो ना, ठीक है, आपके प्रोग्राम को रन होना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो कहा था कि स्टैक पे जो मेमोरी आपने देनी होती है, जो आपने इंस्ट्रक्शन देनी होती है भाई के इस वक्त स्टैक से मेमोरी दो, इस वक्त स्टैक से मेमोरी निकालो, ये प्रोग्राम रन होने से पहले बतानी होती है। ठीक है, अब जब यूज़र का इनपुट डिटरमिन करता है कितनी मेमोरी देनी है, ठीक है, यूज़र का इनपुट जो होगा वो डिटरमिन करेगा कि कितनी मेमोरी देनी है। ठीक है, तो प्रोग्राम रन होने से पहले हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी? ठीक है, और मतलब मैं यहाँ पे 10 एलिमेंट्स की मेमोरी दे दूँ यूज़र इसमें एरे में, इंटीजर एरे में, तो 10 एलिमेंट्स की मेमोरी पे आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 40 बाइट्स आ जाएंगी। समझ आ रही है? तो या मैं ज़ीरो दे दूँ तो वो 0 बाइट्स। तो आपके स्टैक को पता होना चाहिए पहले से। स्टैक पे जब आप मेमोरी डालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने मुझे रिक्वायर्ड हैं एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब बाइट्स मेमोरी। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए आपका हीप यूज़ होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और भी है, ठीक है, जो होती है कि क्वेश्चन होता है काफ़ी लोगों का कि एरे की तो बात हमें समझ आती है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रिक्वायर्ड है एरेज के लिए। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट योर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स के लिए भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, लेकिन द क्वेश्चन इज क्यों होती है? मैं कहता हूँ मैं एक इंट टेम बना देता हूँ। ठीक है, मैंने एक इंटीजर टेम बनाया और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया वॉइड ए के नाम से। ठीक है, और मैं कहता हूँ इंट एम, और ये कह लो कि टेम्प जो है उसके अंदर एम डाला। ठीक है, फिर आगे से कुछ फंक्शंस छोड़ के मैंने वॉइड बी बना दिया, इंट एन उसमें डाला पैरामीटर, और फिर मैंने कहा कि टेम्प जो है दैट इज डिपेंडेंट, इसे लिख देता हूँ, डिपेंडेंट ऑन योर एन एज वेल। ठीक है, कि पहले टेम्प इसमें जाएगा, चेंज होगी उसकी वैल्यू, फिर जो वैल्यू उसके पास आएगी उस वैल्यू में प्लस एन भी कर दो। मतलब कि पहले इसमें एम डाल दो और एम प्लस एन कर दो इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, कि दोनों फंक्शन साइड बाय साइड पहले ए चले फिर बी चले और उसका इफेक्ट टेम्प पे प्रॉपरली आए। फिर मैं इसमें 3 डाल देता हूँ, इसमें मैं 2 डाल देता हूँ,
ठीक है, और टेम्प को मुझे बाहर लेके जाना पड़ा, ऑफ कोर्स। ठीक है, टेम्प को मैं बाहर ले गया, ये तो बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं फंक्शन एक्स्ट्रा, मैं कहता हूँ यहाँ पे फंक्शन एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इसमें मैंने ज़ीरो डाल दिया अभी के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, टेम्प में ज़ीरो डाल गया। ये ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल्स बाय द वे आर नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दे आर नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ग्लोबल वेरिएबल्स अगर आपने गलती से यही टेम्प का नाम चेंज कर दिया, इसमें कोई बीच में मतलब चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, टेम्प के अंदर, तो वो आपका फिर आंसर वॉइड बी का जो आपका टेम्प प्लस एन होगा वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, एनीवेज लेट्स मूव ऑन। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फंक्शन मैं कहता हूँ कि 10-12 फंक्शन मेरे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आपका अब टेम्प जो है 0 से इनिशियलाइज्ड है। ए के अंदर जो फंक्शन ए है उसमें मैंने 3 डाल दिया, मतलब कि टेम्प के अंदर अब 3 हो गए यहाँ पे। ठीक है, टेम्प ख़त्म नहीं हुआ कि टेम्प ग्लोबल है, तो वो प्रोग्राम के एंड होने के मतलब यहाँ पे आने के बाद टेम्प मेमोरी से निकलेगा। ठीक है, स्टैक की मेमोरी से। फिर टेम्प इधर आया, टेम्प प्लस एन हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे टेम्प कोई ख़त्म होने से पहले, ठीक है, असल में तो हमें चाहिए था कि हमारा टाइम यहीं पे ख़त्म हो जाता, क्योंकि उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है आगे। ठीक है, आगे से उसकी वैल्यू ख़राब हो सकती है। ठीक है, वैल्यू कोई और फंक्शन आके चेंज कर दे, कोई यहाँ पे वॉइड एबीसी आए और वैल्यू चेंज करके चला जाए। ठीक है, इस एरिया में कोई 10-12 फंक्शन और हैं, और एक तो मेमोरी खा रहा है स्टैक की अलग से। ठीक है, तो टेम्प को तो यहाँ पे ही हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, वैल्यू चेंज करवा के, हमें तो उसकी आगे कहीं ज़रूरत नहीं थी, हम यहाँ पे सी आउट करते टेम्प। ठीक है, सी आउट कर दो टेम्प हमारा, हमें बस सी आउट कराना था, और उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब आए खत्म हो जाए। ठीक है, डी एलोकेट करते हैं। ठीक है, मेमोरी उससे निकाल दो, लेकिन मेमोरी फजूल में इधर तक ज़ाया हो रही है। तो इसके लिए आपका वेरिएबल के लिए भी आप डी एलोकेशन आपकी पड़ी होती है, अवेलेबल होती है। ठीक है, कोई वेरिएबल हो तो उसके लिए भी डायनामिकली मेमोरी आप लो, डायनामिकली मेमोरी आप फिर निकाल दो उस वेरिएबल के लिए। तो इस तरह से सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे एक स्टैक मेमोरी पड़ी हुई है। तो इसमें अब देखते हैं कि किस तरह हम लोग वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह हम अंदर जाते हैं, और फिर उनको जब डी एलोकेट करते हैं तो किस तरह वो मतलब खुद ही डी एलोकेट होते हैं, लेकिन वो किस तरह बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये बिहेवियर आगे बहुत काम आएगा। तो अगर मैं वेरिएबल कहता हूँ कि मैंने पहले वेरिएबल एक्स की लाइन लिखी कोड में, जैसे इंट एक्स, फिर मैंने इंट वाई लिखा, फिर मैंने इंट सी लिखा, ये लाइंस ऑफ कोड हैं। ठीक है, पहले एक्स आया, फिर वाई आया, फिर जी आया। तो क्या होगा, सबसे पहले वो स्टैक में जाएगा, वो एक्स को स्टोर कर देगा। ठीक है, एक मतलब वेरिएबल। ठीक है, और फिर वो जाएगा, वो वाई की लाइन पढ़ेगा, वो वाई को स्टोर कर देगा। ठीक है, और फिर जी पे जाएगा और वो जी को स्टोर कर देगा। ऑफ कोर्स स्टैक की चीज़ माइंड में रखेगा कि कितनी बाइट्स की वैल्यू वो डाल है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये एक तरह से लेट्स सपोज कि ये एक ब्लॉक जो है, ये एक ब्लॉक जो है, ये 4 बाइट्स, मतलब इसमें 4 बाइट्स की मेमोरी है। तो अगर आपको एक करेक्टर डालते तो स्टैक उसको उसके लिए पूरा ब्लॉक ना देता। इससे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 लिखता हूँ, 4 जी लिखता हूँ, इससे हमने पहले किया था 4 जी। ठीक है, तो जी के लिए फिर पूरी मेमोरी नहीं देगा सेकंड ब्लॉक की, वो कहेगा कि जी भैया के लिए हम लोग यहाँ पे 4 बाइट्स के हिसाब से सेपरेशन करके ना, ठीक है, इतनी बनती है, पूरे जी डाल देंगे। ठीक है, और ये पहले से पता होगा, जब भी वो 4 पढ़ेगा उसे पता होगा कि मैंने एक ही मतलब बाइट का डाटा रीड करना है, क्योंकि कैरेक्टर की 1 बाइट होती है, और जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं उनकी 4 बाइट्स होती हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरह करके होता है। जब भी वो इसको 4 जी को पढ़ने आएगा, उसे पता होगा कि 4 का वर्ड पढ़ते ही उसे समझ आ जाएगी कि उसको 1 बाइट रीड करनी है। ठीक है, तो इस तरह करके होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट्स की,
ऑब्जेक्ट्स आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन इसका बिहेवियर थोड़ा सा देख लो। ऑब्जेक्ट्स आर लाइक कि जिस तरह आपकी एक स्टेट होती है, एक कंट्री होती है, उसमें एक तो कॉमन लोग होते हैं, ठीक है, जैसे इंटीजर्स, कैरेक्टर्स वगैरह, ठीक है, लेट्स जस्ट सपोज, ठीक है। और एक उसमें होते हैं एग्जीक्यूटिव्स वगैरह, पावरफुल लोग, वर्ल्ड लीडर्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स और इस तरह के लोग, ठीक है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, ये आपके मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, इनके पास एक तो ये होती है कि इनके पास बहुत सारे लोग होते हैं अपने नीचे, ठीक है, आपके मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, मिनिस्टर्स एटसेट्रा। इनके पास बहुत सारे लोग होते हैं अपने नीचे, ठीक है, कॉमन लोग, ठीक है, कॉमन पीपल। एंड इनके पास एक और भी चीज़ होती है, इनके पास होती है काफ़ी ज़्यादा पावर, ठीक है, जिससे ये चीज़ें कर सकते हैं। जिसमें आपके कॉमन पीपल भी अक्सर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो कॉमन पीपल इनके अंडर होते हैं, वो भी अक्सर ही कॉमन चीज़ों को करने में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये मिनिस्टर्स और ये गवर्नर्स, ये स्पेशल, मतलब कि ये स्पेशल बंदे हैं, ये खुद से बनाए गए हैं, ठीक है, खुद से डिफाइन किए गए हैं इनके रोल्स और इनके पर्पसेस, ठीक है। और इनको कह लो कि एक तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब आप लोग क्लासेस पढ़ोगे, स्ट्रक्ट्स पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगी कि ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपके काफ़ी ज़्यादा इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स उनको कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन पीपल हैं और इनके पास कुछ फंक्शंस भी होते हैं अपने, ठीक है। वो फंक्शन से ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उनमें अक्सर उनके एट्रीब्यूट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह कॉमन पीपल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं पावर में। पावर से चीज़ें होती हैं वहाँ पे, फंक्शन से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने एक डाला ऑब्जेक्ट वन, ठीक है, एक डाला ऑब्जेक्ट टू, एक डाला ऑब्जेक्ट थ्री, ठीक है। अब ये जब इस तरह जाते हैं ना, ठीक है, जब ये डीएलोकेट होते हैं, ठीक है, डीएलोकेट ये उल्टा होते हैं, ठीक है, डीएलोकेट ये उल्टा होते हैं। पहले वो ऑब्जेक्ट थ्री को निकालता है, फिर वो कहता है ऑब्जेक्ट टू को निकालो, फिर वो कहता है ऑब्जेक्ट वन को निकालो। ये बिहेवियर काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता और वो बस रट्टा लगा लेते हैं। डीएलोकेशन पे हम बाद में आएंगे, लेकिन स्टैक में चीज़ें जिस तरह जाती हैं उससे उल्टे तरीके में निकलती हैं। जिस तरह अगर आपने किताबों का एक स्टैक बनाया हुआ है, किताबों को एक एक करके उनकी बिल्डिंग खड़ी की हुई है, तो उस बिल्डिंग में आप जो सबसे ऊपर वाली किताब है, अगर आपने कोई नीचे से किताब पकड़नी है, ठीक है, इवन देन आप सबसे ऊपर वाली किताब पकड़ोगे, उसको मतलब उतारोगे साइड पे, फिर अगली वाली, फिर अगली वाली। अगर आप मूव कर रहे हो अपनी किताबों को, तब भी आपको सारी किताबों को, अगर आप एक एक किताब करके आप मूव कर सकते हो, तो आप सबसे पहले ऊपर वाली किताब को पकड़ोगे, कहीं साइड पे रखोगे, फिर नीचे वाली किताब को रखोगे, कहीं साइड पे रखोगे, फेंक दोगे अगर वो यूजलेस किताबें हैं, और फिर आप करते कराते आप स्टैक को इस तरह खाली करोगे, ठीक है, ख़त्म करोगे। तो ये बात तो थोड़ी सी स्टैक की होगी, लेकिन अब यहाँ पे कैरेक्टर एरेज जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं स्टैक में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। सॉरी, इंटीजर एरेज, इंटीजर एरेज, जिससे मैं लिखता हूँ इंट ARR5, ठीक है। अभी हम लिख तो देते हैं बड़ी ब्लंटली, ठीक है, इसका बिहेवियर थोड़ा समझना जरूरी है कि स्टैक में मेमोरी किस तरह से जाती है, ठीक है। अभी जो ARR5 है, लेट्स जस्ट सपोज अभी स्टैक खाली है, आपने नया प्रोग्राम बनाया, यू मेड अ न्यू प्रोग्राम, ठीक है, और इसमें आपका अभी स्टैक बिल्कुल खाली है, ठीक है। आपने बस यहाँ पे लिख दिया इंट ARR5, ठीक है, मतलब कि एक एरे बनाओ जिसके अंदर आप 5 एलिमेंट स्टोर कर सको। तो स्टैक इसको किस तरह से समझता है? इंटीजर एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि एक जो ब्लॉक है आपका स्टैक का, ये वाला, ये 4 बाइट्स होल्ड कर सकता है, ठीक है, ठीक हो गया, ये 4 बाइट्स होल्ड कर सकता है। तो अगर मैं इस तरह लिखता हूँ इसको, बल्कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं, इसका साइज़ हम कर देते हैं 3 का, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो आपने ज़ीरो पे, ज़ीरो से शुरू करोगे आप, ठीक है। पहले एलिमेंट की स्पेस होगी ये ज़ीरो पे, दूसरे की वन पे,
और तीसरे एलिमेंट की 2 पे, ठीक है? इस ARR के एलिमेंट्स की, ठीक है? इसमें आप कुछ भी कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने डाल दी, इस एरे को आपने पॉपुलेट कर दिया, इसमें कोई वैल्यू डाल दी, ठीक है? मैं रैंडमली वैल्यूज डाल देता हूँ 3 2 7, ठीक है? रैंडमली वैल्यूज डाल दी मैंने। और फिर मैं कहता हूँ कि अगर आपको पहली वैल्यू को मतलब निकालना है, पहली वैल्यू को निकालना है, तो आप किस तरह करोगे? आप लिखोगे ARR 0, ठीक है? इसको सी आउट कर दो, सी आउट ARR 0, ठीक है? फिर अब आपको इस चीज़ से कुछ 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 याद आ रहा है, ठीक है? कुछ कुछ याद आ रहा है। ARR ARR क्या है? कभी किसी ने सोचा ARR क्या है? ये ARR एक एड्रेस होता है, कांस्टेंट एड्रेस होता है, कांस्टेंट एड्रेस, ठीक है? ये ARR एक कांस्टेंट एड्रेस होता है, ठीक है? अभी ये कांस्टेंट एड्रेस 0 पे है, ठीक है? अब जब आप यहाँ पे लिखते हो सी आउट इस तरह करके ARR 0, ठीक है? इनका जो मतलब है ना इस ज़ीरो का, इधर आप सी आउट ARR 1 भी कर सकते हो, तो वो क्या करेगा? वो अगले एलिमेंट पे चला जाएगा, वो इस एलिमेंट पे चला जाएगा। फिर आप करते हो सी आउट ARR 2 कर देते हो, तो वो अगले एलिमेंट पे चला जाएगा, इस एलिमेंट पे, इस एड्रेस पे जाएगा और फिर आप उसका ये वाला एलिमेंट पकड़ेगा, ठीक है? इस जगह पे जाएगा और फिर इसका ये वाला एलिमेंट पकड़ेगा। जब 0 पे 0 को आप कह रहे हो इस तरह सी आउट, तो वो इस जगह पे जाएगा फिर उसका ये वाला एलिमेंट पकड़ेगा, ठीक है? अब एलिमेंट पकड़ना उस एड्रेस पे जाकर, ठीक है? मैंने आपको कहा है कि ARR एक कांस्टेंट एड्रेस है। आपने पॉइंटर की डीरेफरेंसिंग और रेफरेंसिंग पढ़ी होगी। मैं कहता हूँ ARR के अंदर अभी इनका स्टैक खाली था, तो ARR के अंदर 0 मतलब 0 0 था एड्रेस पे, अभी वो आपका इधर है, ठीक है? अगर मैं कहता कि नहीं भाई, ARR 0 पे नहीं है, यहाँ पे कोई पीछे कोई वैल्यूज़ थी, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू थी और यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, और फिर मेरा ARR की मुझे जगह यहाँ पे मिली। इससे पहले मैंने 2 इंटीजर वेरिएबल्स बनाए हुए थे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक इंट एक बहुत फिर बहुत फारिग हो गया, इंट एक्स और इंट वाई मैंने यहाँ पे बनाए थे, वो स्टैक पे चढ़े हुए थे इधर, ठीक है? फिर मुझे यहाँ पे जगह मिली स्टैक में, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना मतलब स्पेस रिजर्व कर दी 3 एलिमेंट्स की ARR के। तो मैं पहले यहाँ पे स्पेस हो गई, फिर यहाँ पे स्पेस रिजर्व की, फिर यहाँ पे इस वाले ब्लॉक की स्पेस रिजर्व की, फिर उनमें वैल्यूज डाल दी, 2 3 7 थी आई थिंक, ठीक है? अब इनको रेफर करने के लिए हमारी ARR की जो न्यू वैल्यू होगी, जो नई वैल्यू होगी ARR की, दैट विल बी 2, ठीक है? 2 पे वो जाएगा ARR, ठीक है? क्योंकि कांस्टेंट एड्रेस है, पॉइंटर रेफरेंसिंग और डीरेफरेंसिंग से आपको समझ आ रही होगी कुछ कुछ के। अगर हम लोग इस तरह लिखें, ये बस एक रैंडम सवाल है, ठीक है? अगर हम इसको इस तरह लिखें ARR एस्टेरिक सी आउट ARR एस्टेरिक, तो इसको चलना चाहिए। एस्टेरिक का मतलब होता है कि उस जगह पे जाओ, ठीक है? उस जगह पे जाओ, इस तरह 2 पे जाओ और 2 के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको बाहर ला दो। एस्टेरिक ARR, इसको अगर मैं सी आउट कराऊँ तो ये सही चीज़ है, ये मुझे 2 देगा, इवन तो ये हमारा स्टैक पे है। दिस वे ऑफ राइटिंग विल वर्क, ठीक है? अगर मैं कहूँ, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने इस तरह करना है, सी आउट ARR +1 और एस्टेरिक। अब क्या हो रहा है? वो कहता है कि आप मुझे लेके जाओ 2 + 1, 2 + 1 3 होता है, 3 पे जाओ, डी रेफर करके इस वैल्यू पे लेके जाओ। अब आप 3 पे आ गए हो। मैं कह सकता हूँ कि ये फॉर्म इसके इक्वल है और ये तरीका इसके इक्वल है। ये जो मेथड होता है ये होता है इंडेक्सिंग मेथड, ठीक है?
जब आप ये यूज़ करते हो, और जो ये मेथड होता है, ये होता है आपका अरिथमेटिक मेथड, ठीक है? जिसमें आप इस तरह ब्रैकेट्स डाल के उनके साथ स्टेरिक डालते हो। अब आप सोच रहे होगे, अच्छा अगर हम इसको इस तरह ही लिख देते, इतना घुमा फिरा के हमने ब्रैकेट्स क्यों डाले बीच में? तो ब्रैकेट्स डालने की भी एक वजह है। अगर आप इसको इस तरह तो ARR स्टेरिक +1 और इसको सी आउट करा दो, तो फिर यहाँ पे एक और इश्यू आएगा, क्योंकि आपका एस्टेरिक जो है वो प्लस से ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और लेफ्ट में भी है, ठीक है? तो क्या होगा, पहले वो डीरेफर कर देगा और फिर वो इसमें ऐड कर देगा। पहले वो स्टैटिक ARR पे जाएगा, मतलब कि वो 2 पे जाएगा, 2 पे वैल्यू 3 थी, 2 पे वैल्यू 3 थी, नहीं 2 पे वैल्यू 2 ही थी। अच्छा, पहले वो 2 पे जाएगा, ठीक है? उसको डीरेफर करके वो 2 निकालेगा, फिर उसमें +1 करेगा। अगर मैं कहता कि यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, ठीक है? तो वो 2 पे जाता, ठीक है, एड्रेस 2 पे जाता, उसकी वैल्यू 2 निकालता, ठीक है, और उसमें +1 कर देता, मतलब कि वो 3 देता आपको। और आप सोच रहे होगे कि मेरा तो आंसर 5 आना चाहिए, कि वो एड्रेस 3 पे गया और फिर उसने 5 किया। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, और इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे अब आपको समझ आ रही थोड़ी थोड़ी, ठीक है? तो अगर नहीं देखी वो वीडियो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये थोड़ी सी इसकी पॉइंटर की डीरेफरेंसिंग हो गई, रेफरेंसिंग हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने हीप पे, ठीक है? और अगर हम हीप मेमोरी की बात करें, तो हीप मेमोरी हमारी इस तरह से होती है कि हमारे एक एक करके वैल्यूज़ नहीं डालते आप, ठीक है? इसमें आप रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली, ठीक है, आप कहते हो कि जैसे मुझे एक एलिमेंट, एक इंटीजर स्टोर कराना है, ठीक है? जैसे मैं लिखता हूँ इंट, और स्टैटिक ptr इज इक्वल्स टू न्यू इंट। ये जो तरीका होता है, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का होता है एक एलिमेंट की, ठीक है? और जब आप इसके साथ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट्स को देख लो, ये कौन से ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं, इसके साथ मैं लिख देता हूँ जैसे 7। तो 7 जो है, पीटीआर को पहले पकड़ेगा, पीटीआर को, ठीक है? पीटीआर एक एड्रेस पॉइंटर है, ठीक है? इंट स्टैटिक का मतलब ये होता है कि पॉइंटर टू इंटीजर, तो ये पॉइंटर टू इंटीजर है, पॉइंटर टू इंटीजर, इन शॉर्ट ये पॉइंटर है, ठीक है? और इधर हमने बनाया एक नया इंटीजर, ये हमने एक बनाई न्यू मेमोरी, एक ब्लॉक की मेमोरी बनाई, एक हमने बनाया पीटीआर, ये पॉइंटर है, ये मेमोरी है। ये क्या करेगा, ये आपका पीटीआर जो है, ये रेफर करेगा इस मेमोरी को, ठीक है? इस मेमोरी को जाके रेफर करेगा, ठीक है? इस मेमोरी की तरफ ये देख रहा है, और इसी मेमोरी पे ये देखता रहेगा जब तक आप इसकी जगह ना बदलो। आप जगह भी बदल सकते हो इस पीटीआर की, ठीक है? वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कि पीटीआर, ये पीटीआर है, ये थोड़ी बड़ी जगह होगी, यहाँ पे लिखते हैं ये पीटीआर है, ठीक है? पीटीआर को एक एलिमेंट, इंटीजर एलिमेंट के लिए ये स्पेस मिली है, ये वाली, ठीक है? इसमें मैं कहता हूँ, हमने कहा 7 लगा दो, तो उसने कहा ठीक है लगा दो, ठीक है? तो अब हीप पे आपने रैंडमली कोई भी मेमोरी लगा दी, ठीक है? उसका साइज इस चीज़ से डिफाइन होता है, ठीक है? और उसका साइज आपके मतलब प्रोग्राम के चलने के बाद डिफाइन होता है, ठीक है? आप प्रोग्राम चलता हुआ, आपके पास ये सारी हीप मेमोरी अवेलेबल होगी, प्रोग्राम चल रहा होगा, ठीक है? आपके पास ये सारी अवेलेबल होगी, और इसमें चीज़ें चेंज होती रहेंगी, कि जैसे कभी ये बढ़ गई और कभी ये कम हो गई, मतलब इस तरह के होता रहेगा, ठीक है? कम ज़्यादा होती रहेंगी, तो और ख़त्म भी होती रहेंगी, ठीक है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है? तो हीप मेमोरी का ये डिफरेंस है स्टैक मेमोरी से। आप इसमें यूज़र इनपुट ले सकते हो, आप इसमें मतलब कि चीज़ें अलग तरह की कर सकते हो, ठीक है? आप मेमोरी को बचा भी सकते हो हीप मेमोरी के थ्रू, कि आप स्टैक ना यूज़ करो, आप हीप मेमोरी को ज़्यादा फोकस रखो, और आप काफ़ी ज़्यादा मेमोरी को सेव कर सकते हो अच्छा कोड लिख के इसमें, ठीक है? अच्छा, तो अब हम लोग आते हैं अपना
कहते हैं कि हम लोगों ने डिक्लेयर करना है एक लेट्स सपोज एक एरे बनानी है, ठीक है। अगर हम लोग एरे बनाए तो हम एरे किस तरह बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं इंट एस्टेरिक, ठीक है। इंट एस्टेरिक हम लोग लिखते हैं ARR, ठीक है। उसमें हम लिखते हैं न्यू इंट, ठीक है। और फिर हम लोग ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके इस तरह करते हैं, और इसमें हम लोग साइज डिफाइन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 का साइज, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 आपके जो मेमोरी है, ठीक है, उसमें 3 इंटीजर एलिमेंट्स की स्पेस बचेगी, ठीक है, बचाएगा वो। और वो ARR को उधर पॉइंट करेगा, लेकिन ARR को वो किस जगह पे पॉइंट करेगा कि 3 एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट 0 है, ठीक है, ये एलिमेंट 1 पे है, एलिमेंट 2 पे है। ये मतलब हवा में मेमोरी है, ठीक है, एक तरह से ARR इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। किस जगह से वो शुरू करेगा, वो करेगा आपके 0th एलिमेंट से, ठीक है। जिस तरह आपका कांस्टेंट पॉइंटर में होता था, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है, कि सबसे पहले वो अपने जो नेक्स्ट पे होगा, ठीक है, और उसके बाद कंसेक्यूटिव स्पेसेस वो करता जाएगा प्लस वन करके। तो अरिथमेटिक वे ऑफ डी रेफरेंसिंग, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि इंट सॉरी इंट नहीं, एस्टेरिक, और आप यूज़ करते हो एस्टेरिक यूज़ करते हो, ठीक है, ये वाला एस्टेरिक और ब्रैकेट और ARR प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे एक मेमोरी बना देते हो, ये वाली मेमोरी, मैं कहता हूँ ये वाली मेमोरी आपने, इसमें ये स्पेस आ गई, ये स्पेस आ गई, और ये स्पेस आ गई, ये पूरी मेमोरी आपने ARR के लिए रिजर्व कर दी, ठीक है। अभी ये रिजर्व नहीं किया आपने, ये बस एक हिंट है कि मतलब अभी आपने कहा कि चलो ARR अभी इधर है, ठीक है। और आपने यहाँ पे कहा कि अब ARR पॉइंट किधर करेगा, ARR करेगा सबसे पहले एलिमेंट पे, ठीक है, जिसके बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ARR इधर से शुरू कर रहा है, PTR इधर था, ठीक है, ARR इधर से शुरू करेगा, आप ARR प्लस वन करके और एस्टेरिक यूज़ करके अगले एलिमेंट पे भी जा सकते हो, ठीक है। आप इधर मतलब इस तरह जा सकते हो, और फिर ARR प्लस टू करके उसका डी रेफरेंस करके आप उससे अगले एलिमेंट पे जा सकते हो, ठीक है। एंड इसमें भी आपकी इंडेक्सिंग अवेलेबल है। असल में रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ की, और ये समझना भी अच्छा होता है कि आप इसको डी रेफरेंसिंग वाले तरीके से समझ लो, अरिथमेटिक वाले तरीके से समझ लो, ठीक है। इंडेक्सिंग वाला तरीका इज टोटली फाइन कि आप ARR वन लिखो, तो वो क्या कर रहा होता है इसमें, वो यही चीज़ कर रहा होता है, वो पहले स्टैटिक करता है, फिर वो इसको ब्रैकेट लगाता है, ARR प्लस वन करता है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, इट विल वर्क। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और मज़े की होती हैं। अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ कि ये तो मैंने बना दिया, लेकिन लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि एक और मैंने मेमोरी बनाई, इंट एस्टेरिक PTR, ठीक है। और इसमें मैंने ये भी मैंने एक एरे बनाई, ये है न्यू इंट, और ये है लेट्स से आपके ये भी 3 एलिमेंट्स की है, ठीक है। नहीं, बल्कि इसको थोड़ा सा डिफर करते हैं ताकि आपको भी थोड़ा समझ बूझ में इजाफा हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स की है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो खुद ही कंपाइलर खुद ही डिटरमिन कर लेता है वैसे ही कि कहाँ वो मतलब स्पेस पड़ी हुई है, तो वहाँ पे मतलब कर दो, ठीक है, मतलब बना दो एरे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे वो आया, उसने PTR को यहाँ पे लिख दिया, उसने कहा ये सारी मेमोरी जो है ना, ये आपको ये PTR है, और ये सारी मेमोरी यहाँ पे इस तरह पड़ी हुई है। आप ऊपर जाओगे इसमें, ठीक है, PTR प्लस वन करोगे और इसका स्टैटिक करोगे, तो आप इस मेमोरी के जगह वैल्यू पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी मैंने इस मेमोरी में कुछ डाला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने कहा था ARR पहले आपका कांस्टेंट था, ठीक है, ARR पहले आपका कांस्टेंट था, ठीक है। जब आपने यहाँ पे ये इंट ARR बनाया था स्टैटिक, ठीक है, ये कांस्टेंट एड्रेस था। मतलब कि अगर मैं इसको डायनामिकली लिखता, जो हमने अभी भी डायनामिकली पढ़ा हुआ है कांस्टेंट एंड नॉन कांस्टेंट पॉइंटर्स में, जब आप कांस्टेंट पॉइंटर लिखते हो और जब आप नॉन कांस्टेंट पॉइंटर लिखते हो, तो उनमें फ़र्क होता है। तो अ, अब इसको मुझे ARR को अगर कांस्टेंट करना है, तो मैं डायनामिक में किस तरह करूँगा, मैं लिखूँगा इंट
एस्टेरिक अगर मुझे यही सेम चीज़ हीप पे डालनी है, बस वैसे ही मूड है मेरा, तो मैं किस तरह करूँगा? ठीक है, जैसे मैंने यूज़र इनपुट ले लिया, लेकिन मैंने बिल्कुल उसका उसी तरह का मतलब बाकी चाहता हूँ कि वो उसी तरह की रहे, जिस तरह की ये स्टैक पे चलती है, ठीक है? इंट ARR वाली 3 वाली, ठीक है? मैंने कहा था इसमें ये सिर्फ़ मज़े की चीज़ है कि कांस्टेंट एड्रेस है, तो इसके लिए आप करोगे इंट एस्टेरिक कॉन्स्ट, जो हमने कॉन्स्ट और नॉन कॉन्स्ट पॉइंटर्स पढ़े हैं, कॉन्स्ट ये रखेगा ARR को, ठीक है? इस तरह की ये डिक्लेरेशन हो रही होती है, न्यू इंट 3। तो ये सारी डिस्कशन इसलिए थी, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे नीचे आपका कॉन्स्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्ट एब्सेंट है। जी एब्सेंट है, यहाँ पे कोई कॉन्स्ट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जब कोई कॉन्स्ट नहीं है तो मतलब आप ARR की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। तो मैं अगर ये कहूँ कि ARR इक्वल्स टू PTR, तो अब क्या होगा? अब ARR कहेगा भाई ये जो मेमोरी पड़ी है, ना मैंने इसको उड़ाना है, ना मैंने इसको मतलब डीएलोकेट करना है। मैं सीधा जाऊँगा और मैं जहाँ पे PTR पॉइंट कर रहा है, मैं भी वहीं पे जाके उसी चीज़ को पॉइंट कर दूँगा। तो PTR पॉइंट कर रहा है इस जगह पे, तो ARR कहता है अच्छा मैं भी इधर ही जाके पॉइंट करूँगा, ARR भी इधर ही जाने लग गया है। तो इन 2 मेमोरी स्पेसेस पे ARR भी पॉइंट कर रहा है और PTR भी कर रहा है। अगर आप इसमें कोई PTR के थ्रू कोई वैल्यूज़ भी डाल दो, जैसे आप कहो कि मैं अभी वैल्यूज़ रैंडमली डाल देता हूँ, ठीक है? जैसे आप कहो कि 3 एंड 8, ठीक है? तो अब जब आप ARR को डीरेफरेंस करोगे ना, सी आउट करोगे, तो स्टैटिक ARR करोगे आप, ठीक है? तो आपके पास 3 आंसर आएगा, ठीक है? जो यहाँ पे पड़ा है, जहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ 1 5 1 5 9, तो यहाँ 1 नहीं आएगा, आपके पास 3 आएगा। उनके जो आपका ARR है, उसको आपने जहाँ पे PTR पॉइंट करा, आपने वहाँ पे करा दिया, ठीक है? अगर आप PTR +1 यहाँ पे डाल देते तो वो ARR इधर पॉइंट कर देता 8 पे, ठीक है? तो आप स्टैटिक ARR करते तो आपके पास 8 आंसर आता, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस था इस चीज़ का। तो इसके अब कोड पे आते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग रिमूव करते हैं और फिर हम लोग इसको रिमूव करते हैं और फिर हम लोग अपना बनाते हैं, ठीक है? इंट एस्टेरिक सॉरी और ARR न्यू इंट 3, और इसकी इनिशियलाइजेशन आप साथ ही कर सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ 2 8 एंड 9, ठीक है? ये मेरे 3 एलिमेंट्स की मेमोरी और उनकी वैल्यूज साथ ही डल गई, ठीक है? बीच में मैंने कोमा डाला हुआ, ये देख लेना। अच्छा, अब मैं सी आउट करता हूँ वाया अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो यहाँ पे ARR +2 करता हूँ, ठीक है? तो इस पे 9 आना चाहिए, ठीक है? बिकॉज अभी चलिए तो करता हूँ, ठीक है? 9 आ रहा, बिकॉज दिस इज ऑन ARR, दिस इज ऑन ARR +1 एंड दिस इज ऑन ARR +2, ठीक है? ARR की भी कोई वैल्यू है, ठीक है? पॉइंटर वैल्यू है, उस पॉइंटर वैल्यू में आप जितना ऐड करोगे उतनी अगली वैल्यू पे आते जाओगे, ठीक है? लेकिन अगर मैं +3 करता हूँ तो मेरे पास आएगी गार्बेज वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब वैल्यू स्टोर नहीं है अभी, मुझे गार्बेज दे देगा, ठीक है? दैट इज जस्ट एन रैंडम वैल्यू, ज़्यादातर नेगेटिव होती है, ठीक है? अच्छा जी, एक तो ये चीज़ होगी। अब मैं कहता हूँ भाई कि अगर तुम मुझे एक बना के दे दो, लेट्स से एक और इंट PTR न्यू इंट, इसमें मैं कहता हूँ कि 2 की स्पेस है, इसको मैं कहता हूँ 1 एंड 9, इनसे 1 एंड 9 ही 1 एंड 11 कर, ठीक है? और मैं कहता हूँ ARR के अंदर क्या PTR, ठीक है? मतलब कि एड्रेस कॉपी कर दिया और फिर मैंने कहा कि सी आउट कर दो और ARR +1। अब मेरे पास 11 आएगा कि मेरे पास 8 आएगा? 8 ARR के इधर था, लेकिन मैंने ARR का एड्रेस चेंज कर दिया। अब वो PTR की जगह पे, जहाँ पे PTR पॉइंट कर रहा है, उसी मेमोरी पे ये कर रहा है। उस मेमोरी पे पहले वाली जगह पे 1 स्टोर्ड है, लेकिन उसके +1 पे ही, उसके नेबरहुड पे ही, उसके ऊपर ही 11 स्टोर्ड है। तो आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए 11, नॉट
9। और यहाँ पे एक और भी चीज़ है, ये जो आपने मेमोरी बनाई थी ना पहले, ये हम डीएलोकेशन में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मेमोरी बनाई थी ना 3 इंटीजर्स की, ये मेमोरी को आपने एक तरह से मतलब ज़ाया हो रही है अभी, ठीक है? क्योंकि आपने इसको डीएलोकेट भी करना होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे आप आओ, तो आपने ये जो मेमोरी बनाई थी एआरआर के लिए, ठीक है? ये वाली मेमोरी, अ, ये वाली मेमोरी, ये वाली जो मेमोरी बनाई थी एआरआर के लिए, जब आपने एआरआर को इधर पॉइंट करवाया पीटीआर के साथ, ठीक है? तो पीटीआर एरे के साथ, तो आपका जो एआरआर की मेमोरी थी, उसको कोई रेफर करने के लिए भी कोई नहीं था, और वो ज़ाया हो रही थी, मतलब वो वेस्ट हो रही थी। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन बस ये बताना था मैंने। ओके, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब मैं कहता हूँ कि इस तरह मैं स्टैक पे बनाता हूँ, इंच ए आर आर और 3 लिख देता था मैं यहाँ पे, ठीक है? और उसमें भी मैं कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देता था, जैसे 5 4 5 3 कर देता हूँ, ठीक है? अभी जो एयर आ रहा है, ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है, ठीक है? तो इसका इफेक्ट तकरीबन आपके ये वाले एआरआर की तरह ही, बस ये वाला एआरआर जो है ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसका सेम बिहेवियर अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना होता साइज़ का, तो यही सेम बिहेवियर आप मिमिक कर सकते थे कुछ हद तक, अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते थे, ठीक है? तो अब ये देखो, उसने उसी वक्त कंपाइलर ने एरर दे दिया है। ये एरर क्यों दी है कंपाइलर ने? क्योंकि एआरआर कांस्टेंट है, पॉइंटर कांस्टेंट है, आप उसमें कोई और पॉइंटर की वैल्यू नहीं डाल सकते। यहाँ पे होगा कि एआर इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, मॉडिफाइबल वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो ये बात है। उसके बाद आप ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वर्क नहीं करेंगी, तो इस तरह से आपका स्टैक पे भी वर्क कर रहा होता है कि अगर आप, अब वो भी तो कांस्टेंट पॉइंटर है, अगर मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, वैसे तो बहुत बुरी हरकत होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आ, जो मर्जी डाल देते हैं यार, ठीक है? मैं यहाँ पे भी करता हूँ ए आर आर दी कुछ टू पी टी आर, तो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे कहेगा मॉडिफाइबल एल वैल्यू नहीं है, ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बस एक स्टैक पे है, ये स्टैक पे है, और वो हीप पे है। उसके लिए मुझे खुद से मेमोरी डीएलोकेट करनी पड़ेगी, और इसके लिए मेमोरी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो ये स्टैक पे है और वो हीप पे। तो ये सारा था आज का लेक्चर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।